नमस्कार दर्शकों, देश के नंबर 1 डिबेट शो प्रश्नकाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब सत्ता और शासन में प्रश्नों का पड़ जाता है अकाल, हम लेकर आते हैं प्रश्नकाल। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, रहमान के आने से क्या कुछ बदल जाएगा और आने वाले वक्त में सत्ता का नया सुल्तान किस तरह से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को बेहतर करेगा। अगले घंटे लगातार ये सब कुछ प्रश्नकाल में। जी हां, आप देख रहे प्रश्नकाल। बांग्लादेश की राजनीति में इस वक्त हादी उस्मान नाम की हत्या के बाद एक अजीब चेहरा देखने को मिला। बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी के कार्यवाहक चेयरमैन तारिक रहमान लौट चुके हैं बांग्लादेश 17 साल के लंबे अंतराल के बाद। स्वदेश लौटने के बाद उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर बांग्लादेश में शांति चाहते हैं, हालात बदलना चाहते हैं और उनके इस कहने के बाद वहां पर हालात बदलते दिखाई भी दे रहे हैं। जब वो बांग्लादेश पहुंचे, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे उन्हें देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। खालिदा के बेटे अब पहुंच चुके हैं बांग्लादेश और अभी देखना होगा कि बांग्लादेश उनके पहुंचने के बाद वहां का जो पॉलिटिकल टर्मोइल है कैसे खत्म होता है, वहां पर जो हिंसा का दौर चल रहा है वो कैसे खत्म होता है और आवामी लीग पर बैन के बाद वहां पर तस्वीर कैसे आती है। रहमान जब बांग्लादेश पहुंचे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। প্রিয় ভাই বোনেরা, আজ বাংলাদেশের মানুষ কথা বলার অধিকার ফিরে পেতে চায়। তারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেতে চায়। বাংলাদেশের মানুষ চায় তারা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী ন্যায্য অধিকার পাবে। প্রিয় ভাই বোনেরা, আজ আমাদের সময় এসেছে সকলে মিলে দেশ গড়ার। এই দেশে যেমন পাহাড়ের মানুষ আছে, এই দেশে একইভাবে সমতলের মানুষ আছে। এই দেশে মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। আমরা চাই সকলে মিলে এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলব আমরা, যেই বাংলাদেশের স্বপ্ন একজন মা দেখেন, অর্থাৎ একটি নিরাপদ বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে চাই। যে বাংলাদেশে একজন নারী, একজন পুরুষ, একজন শিশু যেই হোক না কেন নিরাপদে ঘর থেকে বের হলে নিরাপদে ইনশাআল্লাহ ঘরে আবার ফিরে আসতে পারে। প্রিয় ভাই বোনেরা, এই দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, 4 কোটিরও বেশি তরুণ প্রজন্মের সদস্য, 5 কোটির মতন শিশু, 40 লক্ষের মতন প্রতিবন্ধী মানুষ রয়েছেন, কয়েক কোটি কৃষক শ্রমিক রয়েছেন। এই মানুষগুলোর একটি প্রত্যাশা আছে এই রাষ্ট্রের কাছে, এই মানুষগুলোর একটি আকাঙ্ক্ষা আছে এই দেশের কাছে। আজ আমরা সকলে যদি ঐক্যবদ্ধ হই, আজ আমরা যদি সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, তাহলে আমরা এই লক্ষ কোটি মানুষের সেই প্রত্যাশাগুলো পূরণ করতে পারি ইনশাআল্লাহ। तो तारिक रहमान ये कह रहे हैं कि उनके लिए बांग्लादेश फर्स्ट है और वहां की शांति उनके लिए सर्वप्रथम है। विदेशी मामलों के जानकार क्या कहते हैं, रहमान के आने से बांग्लादेश में क्या कुछ बदलने वाला है, जरा वो भी सुन लीजिए। तारिक जो बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन, वर्किंग चेयरमैन है, उसकी वापसी खालिदा जिया का बेटा, इसकी रिटर्न से मेरे ख्याल से अगर ये सत्ता में आता है या इनकी पार्टी डोमिनेट करके आती है, कुछ बेहतर इंपैक्ट होगा भारत बांग्लादेश रिश्तों में, क्योंकि ये थोड़ी मेरे ख्याल से मैच्योरिटी से काम करेगा, थोड़ा स्टेट्समैन लाइक रहेगा। और इन एनी केस कोई भी बांग्लादेश की सरकार आएगी उसको इंडिया के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी। ओके, अब बीएनपी ट्रेडिशनली एंटी इंडिया है। ओके, इंडिया की हेजिमोनी नहीं चाहते, इंडिया से कल्चरल लिंक्स नहीं चाहते, अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी बढ़ाना चाहते हैं, सॉफ्ट इस्लामिक, जमात हार्ड इस्लामिक जाती है, राइट। तो इस सब के चलते ये अपना एंटी इंडिया स्टांस रखेगा ही ऑल्सो, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में एंटी इंडिया स्टांस रखना ही सबकी एडवांटेज है।
हर एक को इलेक्शन में वो तो रखना ही है, एंटी हसीना और एंटी इंडिया, तो वो भी एंटी इंडिया रखेगा। परंतु आई होप, मेरे ख्याल से इतना डार्क, इतना धमकियों भरा जैसे जमात और स्टूडेंट कुछ लीडर्स दे रहे हैं कि हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को कटवा देंगे, चिकन नेक को, ये उस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देगा मेरे विचार से। तो आपने सुन लिया रविंद्र सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं प्रश्नकाल के। अब सवाल भी सुन लीजिए। जी हां, प्रश्नकाल के सवाल जिन पर अगले घंटे लगातार हम डिबेट करने जा रहे हैं। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 1, तारिक रहमान के आने से क्या कट्टरपंथी ताकतें कमजोर होंगी? यह बहुत बड़ा सवाल है और इस पर भारत की निगाह रहने वाली है। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे, तारिक रहमान के पीएम बनने से क्या भारत को फायदा मिलेगा? अगर सत्ता में आते हैं, सत्ता के सुल्तान वो बनते हैं, तो क्या भारत की कूटनीति को इसका फायदा होगा? प्रश्न नंबर 3, जिस पर हम चर्चा करेंगे प्रश्नकाल के दौरान, मोहम्मद यूनुस के जाने से क्या पाकिस्तान की पकड़ बांग्लादेश पर कमजोर हो जाएगी? जिस तरह से वहां पर कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं, उनको कमजोरी मिलेगी। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 4, क्या बांग्लादेश में कभी भी शेख हसीना की वापसी अब मुमकिन है? क्या वो आ पाएंगी? रहमान के आने के बाद क्या उम्मीदें ये हैं या बिल्कुल नहीं है? और प्रश्नकाल का सवाल नंबर 5, क्या भारत को डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए बांग्लादेश में दखल देना चाहिए या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब अगले 1 घंटे लगातार हम तलाशने और जानने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जोड़ा है। स्वागत कीजिए अमित तिवारी जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर राम पांडे जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निपुण मेरे साथ है, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। निपुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रणविजय सिंह जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अमित तिवारी मेरा आपसे है, जिस तरह से वापसी हुई है तारिक रहमान की, इतने दिन से वो निर्वासित थे, लंदन में रह रहे थे, उनकी माताजी और उनका परिवार, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी है, और शेख हसीना और उनके बीच किस तरह की केमिस्ट्री है आप समझते हैं। लेकिन क्या तारिक रहमान के सत्ता में आने से कम एक हेल्दी डिप्लोमेटिक रिलेशन होगा? क्योंकि जमात वहां पर कब्जा करना चाहता है, यूनुस जिस तरह की बातें लगातार करते हैं, चाइना और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो डिप्लोमेटिक चैनल हमारा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तारिक रहमान आते हैं, भले वो इंडिया को पसंद नहीं करते, भले वो शेख हसीना को पसंद नहीं करते, लेकिन वो एक हेल्दी एक हेल्दी डिप्लोमेसी तो जरूर प्रिवेल कराएंगे दोनों देशों के बीच। अमित तिवारी। देखिए सिंह साहब, बात ऐसी है, सबसे पहले तो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती है। मैं उनको नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। देखिए, तारिक रहमान का वापस आना जितना नाटकीय आपको आज लगा, उतना ही नाटकीय उनका वापस जाना, वहां से एग्जाइल में जाना भी था, क्योंकि उन पर करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे। जिस तरीके से वित्तीय अनियमितताएं उन्होंने सरकार में रहते हुए, जब उनकी सरकार थी और वो पाए गए थे, शेख हसीना की सरकार ने जब आई तो उनके जब करप्शन के चार्जेस उन पर लगाकर फिर उनको वहां से बाहर जाना पड़ा गिरफ्तारी के डर से। आज वो आए हैं, तो हमें इसको समझने के लिए कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे, आपको जाना पड़ेगा 5 अगस्त 2024, जब ये पूरा का पूरा खेल शुरू हुआ था। तो इसमें बीएनपी जमात के साथ मिलकर कुछ अन्य छात्र संगठन और कुछ अन्य कट्टरपंथी संगठन और प्रोफेसर यूसुफ, इन सब का एक गठजोड़ था, जिसने जो 5 अगस्त को हुआ बांग्लादेश में, उसको इग्नाइट करने के लिए, लोगों को इग्नाइट करने के लिए, वो जो राष्ट्रपति भवन हो या प्रधानमंत्री भवन हो, उसमें घुसकर जिस तरीके की लूटपाट हुई, वो सब करने के लिए, तो ये सब उन लोगों ने किया। तो जब इन्हीं का हाथ है उन सारी चीजों की में करने का, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये, और जब भी बीएनपी कोई पहली बार सत्ता में नहीं आएगी, बीएनपी पहले भी सत्ता में रह चुकी है, और जब बीएनपी रही है, तब भारत और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक भले ही वर्किंग रिलेशन काइंड ऑफ बना रहा हो, इंस्टेंस एज इज बना रहा हो, लेकिन बहुत बेहतर नहीं हुए। तो बहुत बेहतर तभी हुए जब शेख हसीना और उनकी अवामी लीग, उनकी पार्टी जब आई। तो आज का जो डेट है 25 दिसंबर 2025, जब तारिक रहमान आए हैं, और एक और महत्वपूर्ण डेट होने वाला है, जो कि फरवरी 2026, जब इलेक्शन चुनाव होने, तो चुनाव होने हैं। तो वहां पे हमें एक चीज देखना पड़ेगा, वहां पे सिर्फ पार्लियामेंट्री चुनाव ही नहीं होंगे, वहां पर एक रेफरेंडम भी होगा। रेफरेंडम होगा जुलाई चार्टर पे। जुलाई चार्टर क्या है? जुलाई चार्टर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी है, जो यूसुफ खान ने वहां पर गठित की है, जो कि
जो कि संविधान के में जो अमेंडमेंट्स है उसको रिव्यू करेगी। तो वहां पर रेफरेंडम भी मांगा जाएगा जनता से कि क्या आप इस जुलाई चार्टर को एक्सेप्ट करते हैं। अब जनता के बीच में कितना अवेयरनेस है इस जुलाई चार्टर के बारे में, क्योंकि ये जुलाई चार्टर बहुत कुछ डोमिनेट करता है। पहली चीज तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कैसा रिलेशन, कैसा वर्क डिवाइड होगा वो रहता है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होंगे उसको डोमिनेट करता है, और प्राइम मिनिस्टर की पावर कितनी होगी, कितना क्या होगी, उस पर उसको भी डोमिनेट करता है। तो आपका जैसा रिपोर्टिंग आपने जैसे शुरुआत में बताया कि क्या शेख हसीना की वापसी मुमकिन होगी नहीं होगी, तो ये सारा कुछ उनका भविष्य बांग्लादेश में क्या क्या होने वाला है, तो ये सारा कुछ ये जुलाई चार्टर डोमिनेट करता है। और ये जो रेफरेंडम होने वाला है ये बहुत ही वो इलेक्शन से ज्यादा बड़ा इवेंट जो है मुझे तो ये रेफरेंडम लगता है। तो ये इन सारी चीजों को देखते हुए अब आगे 2026 में फरवरी में जो इलेक्शंस हैं, और आपने देखा जिस तरीके से अभी तारिक रहमान वक्तव्य अपना दे रहे थे, उनके वक्तव्य में एक ही चीज है, वहां पर अराजकता फैलाई उन लोगों ने, करप्शन फैलाया उन लोगों ने, और आज आकर वही विक्टिम कार्ड खेलने लग जाए कि हमें जनता के हकों को लौटाना है, हमने जनता के वापस तो से अमित तिवारी रास्ते ये पर लेकर समझे आना कि है। आपको यूनुस मंजूर है, आपको जमात मंजूर है, लेकिन आपको तारिक मंजूर नहीं है, ये कहा जाए। शेख हसीना नहीं, की ऐसी वापसी तो अभी दिखाई नहीं नहीं, दे रही है मैं बहुत लंबे वक्त तक, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात अभी बांग्लादेश में है, कोई भी रेजिम आए कम से कम वहाँ शांति प्रिवेल होनी चाहिए। मुझे लगता है ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं इससे पहले कि कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाऊं, निपुण जी के पास जाऊं। निपुण जी, जिस तरह से तारिक मियाँ लौटे हैं, जो उनकी फैमिली लेगेसी रही है, शेख हसीना के साथ जो रिश्ते, अमित मैं आपके पास आऊँगा, जो शेख हसीना के साथ उनके रिश्ते रहे और उनके रेजिम में जो भारत के साथ जो डिप्लोमेटिक कनेक्शन हमारा रहा है, उसके हिसाब से आप फ्यूचर कैसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं रहमान साहब की वापसी के बाद, भारत और बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में? अमित जी, जो आपने कहा, मैं आपकी बात से ज्यादा इत्तेफाक रखता हूँ। रीजन क्या है, अगर हम बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को देखते हैं तो मेनली वहां पे दो पार्टी रही, अवामी लीग जो एक सेकुलरिज्म को लेके चलती है, और साथ ही अपनी एक बंगाली जो राष्ट्रवाद है उसको लेके चलती है। लेकिन बंगाली राष्ट्रवाद में इस्लामिक फैब्रिक नहीं बल्कि सेकुलर और साथ में सोशलिज्म। इधर जो आप बीएनपी की बात करते हैं वो बंगाली नेशनलिज्म लेकिन इस्लाम की पहचान के साथ। अब जब ये दोनों पार्टी थी तो दोनों पार्टी को एक मुद्दा चाहिए था। मुद्दा क्या चाहिए था कि हम पॉलिटिक्स कर सकें। तो इन दोनों पार्टियों ने भारत का मुद्दा बनाया, जिसमें आईएसआई को सपोर्ट दिया गया, किसके द्वारा? बीएनपी के द्वारा। अवामी लीग हमारे द्वारा ही पावर में लाई गई थी तो हमारा सपोर्ट था। तो मुझे लगता है कि ओवेशली बीएनपी ने जो किया, भारत का विरोध करना शुरू किया अपनी पॉलिटिक्स को साधने के लिए, ताकि जो वहां पर लोग थे बांग्लादेश के अंदर जो भारत को पसंद नहीं करते थे उनको आइसोलेट कर सके या उनको मैनिपुलेट कर सके और अपना वोट बैंक साध सके। आज के जो हालात हैं, आज के हालात में क्या, अवामी लीग आउट है। अब अवामी लीग आउट होने के बाद में तो यहाँ पे कौन कौन पार्टी है? यहाँ पर तीन पार्टी मेनली अभी आपको देखने को मिलेगी, बीएनपी, जमात और साथ में एनसीपी। एनसीपी कोई पार्टी नहीं है, जमात में से ही स्टूडेंट विंग से निकली पार्टी है। यह एक दो पार्टियों ने बनाई है। तो अब यहाँ पे पॉलिटिक्स का मुद्दा क्या होगा? चाहे जमात हो चाहे एनसीपी हो, भारत को टारगेट करेंगे। बीएनपी भी ऑफिशियली भारत को टारगेट करेगी, क्योंकि जो इस प्रकार का आज बांग्लादेश में मोमेंटम है उस मोमेंटम को वह कैश करने का प्रयास करेगी। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि जमात और एनसीपी जो इस प्रकार की पार्टियां वहां पर हैं उनसे लाख गुना बेटर आपका क्या होगी, इस समय बीएनपी रहेगी। भारत के लिए भी कम से कम एक डिप्लोमेटिक चैनल हमारा शुरू होगा। और देखिए, बीएनपी को अब ये देखना होगा, चूज करना होगा कि जमात को सपोर्ट कर रहा है आईएसआई, जमात को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, जमात को सपोर्ट कर रहा है अन्य और भी अपने मोटिव को लेकर। लेकिन बीएनपी मुझे लगता है, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण आपको देता हूं, 1 दिसंबर को, अभी 1 दिसंबर को पीएम मोदी का संदेश जाता है खालिदा जिया के लिए। खालिदा जिया यानी कि बीएनपी के लीडर, अभी कार्यवाही का जो भी अभी आए हैं खालिदा जिया के बेटे, वो इस समय कार्यकारी के अध्यक्ष बने हुए हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष बने जो है जी बिल्कुल। तो 1 दिसंबर को पीएम मोदी का खालिदा जिया के स्वास्थ्य के लिए मैसेज जाता है। 15 दिसंबर को
उनके ही नेता के द्वारा इस बात की तारीफ की जाती है कि जी। पीएम मोदी का संदेश आया, हमें अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि ये जो मैसेजिंग होती है, जो बातें होती है, बड़े काउंट करने की, बड़े देखने की, कोशिश करने की बात होती है। तो मुझे लगता है कि कम से कम उनके आने से एक डिप्लोमेटिक चैनल स्टार्ट होंगे, एक डेमोक्रेसी बहाल होगी, और हम एक टॉक कर सकेंगे, बात कर सकेंगे इस सरकार के साथ भी। और देखिए होता क्या है कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। पहले का इंटरेस्ट बीएनपी का कुछ और था, आज का इंटरेस्ट कुछ और होगा। अगर आज वो चाहती है तो वो जमात को हटाना चाहेगी। जमात को हटाने मतलब होगा पाकिस्तान आईएसआई को हटाना। जी, तो जमात और भारत यूनुस को वो हटेगा। बिल्कुल तो सत्ता में नहीं चाहेंगे, ये तो कंफर्म है निपुण जी। हाँ जी, मुझे कुछ ऐसा फील आ रहा है कि जिस प्रकार के बयान, जिस प्रकार का उनका स्टैंड है, अभी आपने बयान सुना है तो उन्होंने कहा कि सभी हम कम्युनिटी को लेकर चलेंगे। हालांकि मैं इस तरह के बयानों में कुछ बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जिन्ना ने भी आजादी के बाद ये बातें बोली थी, लेकिन स्थिति क्या हुई है सब जानते हैं। ठीक है। पर फिर भी जो पीएम मोदी का मैसेज है, सबको हम लगाकर एक अनुमान लगा सकते हैं। जी डॉक्टर राम, बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है, बहुत बार एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत को डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए वहां हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। शेख हसीना को आप अपना मेहमान बना कर रखे हुए हैं। आप चाहते नहीं यूनिस सत्ता में है, आप चाहते नहीं जमात सत्ता में है, क्योंकि जमात ने 8 और अलग अलग पार्टियों का एक गठबंधन बना रखा है। आईएसआई जमात को कंट्रोल करती है। कट्टरपंथी बांग्लादेश में लगातार एक्टिव हो रहे हैं। आतंकवादियों के लिए एक सेफ हेवन बांग्लादेश बनता जा रहा है। क्या अब ये सही समय है कि इलेक्शन से पहले तारिक रहमान के साथ भारत अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत करे, या भारत को लगता है भाई बांग्लादेश में कुछ भी होता रहे, हमारा यस मैन वहां पर होना चाहिए? और ये तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। यस मैन आना तो अब दूर दूर की बात है, क्योंकि अगर तारिक आ गए, रहमान वहां पहुंचे, तो आप शेख हसीना को तो माइनस ही मानिए वहां सत्ता से। अब तो उनका वापसी होनी ही नहीं है। डॉक्टर राम जी नहीं, टेक्निकल रूप से भी तो उनकी वापसी नहीं हो सकती है ना। जी। बांग्लादेश की कोर्ट ने उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जी हाँ, तो अब शेख हसीना कोई वहां सीधे फांसी पर चढ़ने तो जाएंगी नहीं। जी। जब मामला शांत हो जाएगा तब वो वहां जाने का विचार करेंगी, और भारत सरकार भी उनको तभी भेजेगी, तब तक भारत सरकार भी उनकी सुरक्षा करेगी। और हम इन सारी बातों में देखते हैं तो बांग्लादेश की राजनीति में बहुत सारे घालमेल हैं। दोनों पार्टियां हम कहें, चाहे खालिदा जिया की हो या शेख हसीना की हो, दोनों ने ही कहीं ना कहीं तानाशाही से काम लिया है। तो शेख हसीना ने भी वोट चोरी करके तानाशाही से बार बार अपनी सरकार बनाई। हालांकि वो सेकुलर मानी जाती हैं, फिर भी उन्होंने इस तरह से वहां सरकार बनाने का काम किया। और विपक्षी नेताओं को जो वहां की जांच एजेंसियां जांच करती हैं, उनके माध्यम से सही गलत दोनों तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया कि उनके एक नेता को बांग्लादेश छोड़कर बाहर 20 साल के लिए जाना पड़ा। लेकिन समय सबका एक जैसा नहीं रहता है। किसी नेता की आप संसद सदस्यता छीन लें, उसका घर छीन लें, तो ये उस नेता को आप कमजोर नहीं मान सकते हैं। देखिए 20 साल बाद उस नेता का कितना स्वागत हुआ है और कितने लोग, लाखों लोग उसको लेने के लिए गए हैं। मैं तो उन दोनों पार्टियों को ही ठीक नहीं मानता हूं, लेकिन जो वहां के हालात है उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और जो खालिदा जिया की पार्टी है, जिस तरह की उसकी विचारधारा है, तो सेम विचारधारा भारत में भारतीय जनता पार्टी की है। बीएनपी और बीजेपी, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, डॉक्टर राम पांडे, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस लाइन। जी डॉक्टर राम, प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड सर। तो हाँ, हम यदि विस्तार से देखेंगे तो बीएनपी और बीजेपी दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इस समय देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे मोदी सरकार, बांग्लादेश सरकार, पाकिस्तान सरकार, तीनों का कोई ना कोई गठबंधन है कि तुम अपने अपने यहाँ के लोगों पर अत्याचार करो, अपन सरकार बनाते रहें। भारत अपने लोगों पर अत्याचार करे, पाकिस्तान अपने लोगों पर करे, और बांग्लादेश अपने लोगों पर अत्याचार करे, और हम सत्ता में बने रहें। और देखने दिखाने के लिए हम कोई स्टेटमेंट देंगे। अभी बांग्लादेश से तो देखिए हमारा व्यापारिक मामला बहुत बड़ा चल रहा है। हम बहुत ज्यादा बांग्लादेश में निर्यात करते हैं, काफी ज्यादा करते हैं। जितना बांग्लादेश से आयात होता है उससे कई गुना हम बांग्लादेश को निर्यात करते हैं। तो बांग्लादेश तो देखा जाए टोटल भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंड भारत के ऊपर है आप देखिए, लेकिन वो खड़ा चीन के साथ है, खड़ा पाकिस्तान के साथ है। देखिए हमारा एक देश से संबंध खराब होता है तो हम उस देश को गलत मान सकते हैं। आज मोदी सरकार में 2014 के बाद
हर पड़ोसी से तो संबंध खराब कर लिए। मेरा एक पड़ोसी खराब हो सकता है, 2 पड़ोसी खराब हो सकते हैं। यदि सारे पड़ोसी मेरे खराब है तो इसका मतलब मेरे में ही कोई कमी है। आज नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी पड़ोसी देश हैं, या तो हमारे विरोध में हैं या चीन के साथ खड़े हैं। अभी पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, तब भी हमने देखा कि ये लोग जितने भी पड़ोसी देश थे या तो न्यूट्रल रहे या सबने पाकिस्तान का साथ दिया। तो हमारी जो पॉलिसी है वो थोड़ी कमजोर है। हमारी पॉलिसी केवल एक व्यक्ति के लिए है, देश के लिए नहीं है। यदि हमारी पॉलिसी देश के लिए बनने लगेगी तो ये सारे हालात सुधर जाएंगे। हमारे देश की जो नीतियां बन रही हैं केवल एक व्यक्ति के लिए बन रही है, एक व्यक्ति का डंका बजाने के लिए बन रही है। अब कहीं भी वो व्यक्ति जाता है तो उसका डंका बजाया जाता है, हर जगह का उसको सर्वोच्च सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है। तो जब तक हम अपने देश के लिए नीतियां नहीं बनाएंगे, हम देश के लिए काम नहीं करेंगे, केवल एक व्यक्ति आधारित देश हो जाएगा, तो हमारे सभी पड़ोसी देशों से संबंध खराब हो जाएंगे, जैसे कि वर्तमान में। ठीक है डॉक्टर राम, पॉइंट टेकन। रणविजय सर, मैं आपसे एक सवाल आपसे मेरा है कि सर्वोच्च सम्मान जब दूसरे राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देते हैं तो वो तो उनकी मर्जी से होता है। ऐसा तो नहीं कि हम उसके लिए लॉबिंग करते हैं और बैकडोर से उसके लिए पुश होता है कि भाई हमारा नेता, हमारा प्रधानमंत्री जा रहा है तो आप उसको सर्वोच्च सम्मान दीजिए। एक ये सवाल। दूसरा, बांग्लादेश की डिप्लोमेटिक जो चैनल हमारे साथ है बहुत बेहतर थे और बीएनपी के टाइम, जैसे कि निपुण बता रहे कि बीएनपी जब सत्ता में थी उस वक्त भले हमारे तल्ख रिश्ते थे लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक थे, एम्बेसीज काम करती थी, वीज़ा प्रोसेस हमारा बहुत ईजी था, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे थे। लेकिन अब जो वहाँ पर स्थिति हुई है, डॉक्टर राम सही कह रहे हैं कि बांग्लादेश डिपेंडेंट तो हमारे ऊपर है लेकिन चीन और पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक चूक या कमजोरी भारत की है कि हम उसको कन्विंस नहीं कर पाए, उसको अपने साथ नहीं खड़ा कर पाए हम। रणविजय सर। अमित जी, 2 पहलू हैं। एक तो कांग्रेस प्रवक्ता ने जो कुछ कहा उसको बांग्लादेश और भारत दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। तो कांग्रेस प्रवक्ता महोदय का जो सवाल है, जिस किस्म का उनका जवाब है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उचित समझेंगे तो देंगे, नहीं उचित समझेंगे तो नहीं देंगे, उनका विषय है। लेकिन किसी देश के मुखिया को कोई देश सम्मान देता है, अपना सर्वोच्च पुरस्कार देता है, तो यह वह तय करता। हम किसी को पुरस्कार देना चाहते हैं, हम अमित सिंह को देना चाहते हैं या डॉक्टर राम पांडे जी को देना चाहते हैं, इसका फैसला हम करेंगे, वो दोनों पाने वाले लोग नहीं करेंगे। हमें किसी देश के साथ क्या संबंध बनाना है, हम उसके आधार पर किसी देश के मुखिया को, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को पुरस्कृत करने का निर्णय करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन देशों में जाते हैं उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके मुखिया जो भी जिस भी प्रक्रिया से चयन होकर आते हों, वह उनको सम्मानित करते हैं। वह उस देश का फैसला है और वह देश भारत के साथ किस तरह अपने को कनेक्ट करना चाहता है, आपस के रिश्तों पर निर्भर करता है। रही बात बांग्लादेश की और भारत की, भारत ने बांग्लादेश से आपस के रिश्तों को बनाने में, जो कूटनीतिक संबंध बनाने में कहीं कोई चूक कर दी है, मुझे ऐसा नहीं लगता। दरअसल बांग्लादेश की राजनीति बिल्कुल अलग किस्म की है। जब से बांग्लादेश बना, आप तब से उसका इतिहास उठाएं तो जो मुजीबुर रहमान थे उनके साथ क्या हुआ, तारिक रहमान के पिता के साथ क्या हुआ, हत्याएं हुई। और अभी ये जो 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो उस देश को स्वतंत्र कराने में जिस व्यक्ति ने लड़ा, जो उस राष्ट्र का सबसे बड़ा नेता था, उस नेता की प्रतिमाओं को गिरा दिया, जमींदोज कर दिया गया। तो इससे उस देश के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की शक्तियां वहां डेवलप हो चुकी हैं, यह साबित होता है। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, भारत पर उसका असर पड़ना तय है, क्योंकि वह पड़ोसी देश है। बीच बीच में जब खालिदा जिया वहां प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो भारत के साथ कैसे संबंध थे यह सबको पता है। खालिदा जिया किस किस्म से राजनीति करती थी यह भी सबको पता है। उनके शासनकाल के दौरान
जमात और जमात से जुड़े हुए लोग, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी वहां किस तरह से प्रभावी थी, यह भी सबको पता है। जो उस दौरान के भारत में राजनीति करने वाले नेता होंगे, जो भी पत्रकार हैं, वो सब लोग जानते हैं कि खालिदा जिया ने क्या किया और खालिदा जिया के समय भारत के साथ रिश्ते कैसे थे, कितने मधुर थे, कितने कड़वे थे। वहां शेख हसीना की वापसी के बाद भारत से रिश्ते अच्छे बने, लेकिन बांग्लादेश ही नहीं, अन्य तमाम देशों में जो विदेशी शक्तियां हस्तक्षेप करती हैं, वैसा बांग्लादेश में भी हस्तक्षेप हुआ। और उसके बाद 2024 में वहां सत्ता परिवर्तन, एक हिंसा के जरिए सत्ता परिवर्तन हो गया। तो मैं तो कहूंगा कि भाई, अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ, जिस दीपचंद की हत्या हुई, वहां जिस नृशंस तरीके से हत्या हुई, वह प्रतिक्रिया स्वरूप हुई क्योंकि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा हो रहा है। तो अभी जो कांग्रेस महोदय, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, वह भी लगभग उसी तरह से भारत और बांग्लादेश की राजनीति को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह तरीका उचित नहीं है। भारत और बांग्लादेश दोनों की अलग है। भारत में अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की वह स्थिति नहीं है। अगर ईमानदारी से कांग्रेस प्रवक्ता अपने हृदय पर हाथ रखेंगे तो पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगम खालिदा जिया के अस्वस्थ होने पर जो संदेश भेजा, उनके स्वस्थ होने की कामना की, उनकी बीमारी पर दुख जताया, यह एक सकारात्मक संदेश है। इसे कूटनीतिक प्रयास भी कह सकते हैं। जिसकी वहां सत्ता है, मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान एक ब्रेक के लिए जाना है, लगातार वहां सक्रिय। रणजीत से एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस चर्चा को बढ़ाएंगे। और प्रश्नकाल में एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बांग्लादेश एक नया पाकिस्तान तो नहीं बनने जा रहा है हिंदुस्तान के लिए। इस पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के दूसरे हिस्से में हम चर्चा करने जा रहे हैं। खास पैनल मेरे साथ अमित तिवारी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर राम पांडे जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, निपुण जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है, विदेशी मामलों के जानकार हैं, रणविजय सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। निपुण जी, जिस तरह की सिचुएशन बांग्लादेश में है, मैं भारत के पर्सपेक्टिव से समझना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा अगर बांग्लादेश में जो चीज़ें चल रही हैं वो अगर पीक पर पहुंचती हैं, क्योंकि आईएसआई पाकिस्तान वहां पर एक सेफ हेवन डेवलप करना चाह रहा है आतंकवादियों के लिए, कट्टरपंथियों के लिए। लश्कर तैयबा, जमात उद दावा, इस तरह के जो संगठन, उनके लिए बहुत वहां पर पेनिट्रेशन है, एक्सेस है, वहां पर ऐशगा बनी हुई है उनकी। जमात सत्ता में आने की पूरी कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से हम तारिक रहमान को डिस्कस कर रहे हैं, तारिक रहमान अगर सत्ता में आ भी जाते हैं तो उनका जो नज़रिया है, जो रुख है, वो पाकिस्तान जैसा ही है भारत के लिए। कट्टरपंथी सोच है, इस्लाम को मानते हैं, और भारत के साथ उनकी जो टेक्निकल इश्यूज हमारे रहे हैं उनके साथ, उन इश्यूज पर तो अभी रिजोल्यूशन हुआ ही नहीं है, वो इश्यूज तो रिजॉल्व ही नहीं हुए, चाहे सत्ता में वो आए चाहे ना आए। तो क्या बांग्लादेश एक नया पाकिस्तान बनने जा रहा है हमारे लिए, या लगता है चीजें बेहतर हो जाएंगी? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था अमित जी कि देखिए, राजनीति के अंदर ना आप, और खास तौर से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना, कोई भी चीज आपकी परमानेंट नहीं होती है। यहाँ सब चीजें क्या होती है, परिवर्तनशील होती हैं अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। राइट। और मैंने जैसे बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को मैंने आपको बताया, वहाँ के हालात मुझे आज ऐसे लगते हैं कि वो हालात में बीएनपी का रुख इतना अग्रेसिव नहीं होगा जितना जमात का और एनसीपी का है। आप देखिए कि जब बीएनपी जब भी पावर में रही, 91 से लेकर 96 तक रही, उसके बाद 2001 से लेकर 2006 तक पावर में रही, 2 बार ये पावर में रही, और दोनों बार इनको जो समर्थन मिला जमात की वजह से पीएम बन पाई। खालिदा जी अकेले अपने दम पर नहीं बन पाई जी। लेकिन अब क्या, अवामी लीग तो फाइट में है नहीं, तो जो सेकुलर फैब्रिक को पसंद करने वाले लोग हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं एक उस पार्टी को पसंद कर जाएंगे कि जिसके पास में एक डेमोक्रेटिक तरीके से वो काम करती है। ठीक है, वो भारत के खिलाफ एक अलग स्टैंड रखती है। और मुद्दे क्या थे? मुद्दे उनका ये था कि जो हमारे साथ में गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी उसका वो विरोध करती है। बीएनपी कहती है कि ये जो ट्रीटी है ये आपकी फेयर ट्रीटी नहीं है। दूसरा बात करें कि जो 1-2 रिवर को लेकर और डिस्प्यूट था उसको लेकर वो बातों को उठाते हैं, जो तीसरा वाटर डिस्प्यूट है उसको लेकर बात उठाते हैं। पर कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो पूरे के पूरे आपका नॉर्थ ईस्ट पर दावा कर दें, जिस प्रकार की बातें हमको सुनने को आई। एक बंगाल का, बांग्लादेश का पूरा ग्रेटर बांग्लादेश का मैप हमको देखने को मिल जाए। ये जरूर हुआ 91 में जब खालिदा जिया पावर में आई थी तो नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट जरूर बांग्लादेश से मिला, लेकिन उस प्रकार के दावे नहीं थे। तो मैं इस बात को लेकर बड़ा एक लेके चल रहा हूँ कि इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी।
बस एक मैं टिप्पणी जरूर करूंगा कि राम भाई बात कर रहे थे, मैं ज्यादा फिर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी का मामला है। वो अपनी कांग्रेस का दर्द ज्यादा बता रहे थे बांग्लादेश की वजह, पर उन्होंने टिप्पणी की पड़ोसी देश के साथ। मैं अगर सीक्वेंस से बात करूं, नेपाल से कौन से हमारे संबंध खराब हैं। मैं अभी 15 दिन पहले नेपाल के एम्बेसडर से मेरी पर्सनल मीटिंग हुई थी, वो बल्ले बल्ले कर रहे थे। श्रीलंका के एम्बेसडर से मैं 5 दिन पहले मिला हूं, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। अब पता नहीं कांग्रेस कहां से निकाल के लाती है। मालदीव के साथ आप देखिए, मोइजू के साथ में अच्छे रिलेशन है। जब स्टार्टिंग में है तब वो जिसे बयान दे रहे थे, बाद में तो 3-3 मंत्रियों को निकाल दिए पीएम मोदी की आलोचना करने पर, इंसल्ट करने पर 3-3 मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया। आप बताइए पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से संबंध तो भैया कांग्रेस के टाइम में खराब थे, तो पाकिस्तान संबंध अच्छे बनाएंगे क्या? और आप बताइए 75 में इंदिरा गांधी जी होते हुए मुजीबुर रहमान, जिसको इंदिरा गांधी जी ने पीएम बनवाया था, उसकी हत्या करनी पूरे परिवार की इंदिरा गांधी जी को होते हुए, इससे बड़ा आउटब्लेंडर क्या होगा? हम तो कम से कम 6 हज़ार को निकाल के तो लिए है। तो प्लीज मैं ये कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम लोग जब इस प्रकार की नीति की बात हो तो इसलिए पॉलिटिक्स न करें। अंदरूनी मामले बहुत है। अभी जैसे वीवी जी राम जी का मुद्दा था, बड़ा अच्छा मुद्दा, उस पर पार्टी करें, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ा सा दर्द ये हुआ राम पांडे जी से, उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति को, वहां पे जो हिंदू को जिंदा जला के जिस प्रकार से मारा और भारत से उसको जोड़ने का प्रयास किया, उस प्रकार की चीजों को, ये थोड़ा सा मुझे पीड़ादायक लगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कम से कम ऐसा ना करें, क्योंकि वो लोग इन्हीं बातों उठा देते हैं। क्या ये देखो जी, आप भारतीय भी माइनॉरिटी से अत्याचार हो रहा है, हमारे यहाँ हो रहा है तो भारत मुद्दा क्यों बना रहा है? ये संजीवनी का काम करते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्लीज इस मामले को लेकर हमको संजीदगी से काम लेना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थोड़ा अलग तरह से चलती है। आप सोचिए म्यांमार के अंदर तो जुंटा गवर्नमेंट है, जुंटा गवर्नमेंट भी भारत के साथ में खड़ी है। म्यांमार के तरफ बताइए, म्यांमार ने सर्जिकल स्ट्राइक हमने यहाँ पे करवाया और वेलकम किया। इससे बड़ा और क्या होगा? म्यांमार ने गेट खोल दिए थे, अपना बॉर्डर खोल दिया था कि आगे मार के जाओ। जब सर्जिकल स्ट्राइक कोरिया अटैक से पहले हुआ था, हमने म्यांमार के अंदर किया। तो आप एक देश का तो बताइए, और बताइए आप सोचिए 2013 में सीपैक का योजना आई थी, सीपैक चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, उससे मोदी सरकार नहीं, मनमोहन सरकार थी। श्रीलंका का हमनटोटा पोर्ट किसके समय में गया? कांग्रेस के टाइम में गया। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा इस तरह की बातें ना बोले, इतिहास हम भी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं। आप चालाकी से कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश को और भारत को, पाकिस्तान को मिला के प्रयास करें। मतलब पाकिस्तान मुनीर किस प्रकार की बातें बोलता है, आप मुनीर से तुलना कर देंगे भारत की? ठीक है निपुण जी, मैं इससे पहले डॉक्टर राम पांडे के पास जाऊं, अमित, क्या ये कांग्रेस जानबूझकर करती है? क्योंकि हर जगह के जो पॉलिटिकल सिनेरियोज डिफरेंट हैं, वहां पर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, या अमेरिका में, मैक्सिको में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जो कुछ हो रहा है, रशिया में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, यूक्रेन का बहुत बड़ा मसला है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ भी सब चीजें वहां भी ठीक नहीं है। लेकिन हम साउथ चाइना सी की बात करें तो वो जो कंट्री साउथ चाइना सी के आसपास है, वहां भी दिक्कतें चल रही हैं। लेकिन अब जैसे डॉक्टर राम पांडे ने रिलेट कर दिया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वैसी ही रिजीम यहाँ पर है, वैसी ही रिजीम पाकिस्तान में है, वैसी ही रिजीम अलग अलग मुल्कों में है, तानाशाही है, सत्ता पर कब्जा करना है, अपनी मनमानी करना है, जनता जाए भाड़ में। ये वो बात कह रहे हैं, ये आरोप आप पर लग रहा है अमित तिवारी? नहीं, मैं समझ सकता हूँ राम पांडे जी को, क्योंकि वो भी वही उसी जगह से आते हैं जहां से दिग्विजय सिंह जी आते हैं। तो दोनों का मध्य प्रदेश से तो है, नाता है। तो अरे वहां तो कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, बहुत ज्यादा। वहां तो और भी बीजेपी के और बड़े बड़े नेता, शिवराज सिंह चौहान भी वहीं पे हैं भाई। राम पांडे अकेले थोड़ी है मध्य प्रदेश से। पर वो कांग्रेस में है ना राम पांडे। दूसरी बात देखिए, अगर हम बांग्लादेश की स्थिति को समझने जाएंगे आज के परिप्रेक्ष्य में, तो आप देखिए 1971 में जो जंग हुई और जो हमने जो 93,000 पाकिस्तानियों को हमने कब्जा किया, और वो सब तो छोड़ दीजिए, वो दूसरा पहलू, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उस जंग के बाद जो हमने बांग्लादेश को अलग थलग, मतलब बिल्कुल छोड़ दिया, त्याग दिया। हम अगर चाहते तो वहां पर एक हिंदू लैंड, आज जिस तरीके से हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार हो रहा है, हम वहां पर अपने एसेट्स को मजबूत कर सकते थे, हिंदू लैंड के डिमांड को वहां पर रख सकते थे, और हमारी सरकार थी, हमारी समर्थन से बनी हुई वहां पर सरकार थी, ये सब चीजों को हम वहां पर करवा सकते थे। लेकिन हमने वहां पर अपने एसेट्स को डेवलप नहीं की। हमने वहां पर हमारे समर्थन से बनी हुई सरकार की मदद हमने उस तरीके से नहीं ली। पर वहां पर उसके बाद हुआ क्या? वहां पर आईएसआई ने अपनी पैठ जमाई, वहां पर आईएसआई ने चरमपंथियों को ढूंढा, उनको नर्चर किया, और आज 50-52 साल के बाद हम ये स्थिति देख रहे हैं जिस स्थिति पे आज बांग्लादेश खड़ा हुआ है। तो आप बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का श्रेय तो देते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से मोनेटाइज
किया जा सकता था उस समय पे, किस तरीके से उसका फायदा लिया जा सकता था, ये आपने नहीं देखा। जैसे निपुण जी ने बात करी इंटरेस्ट की बात, तो आप जब अपने हितों को नहीं देख पाते, जब आपकी दृष्टिकोण सीमित रहता है, तो आप उस इंटरेस्ट को आप नहीं देख पाते हैं। आज जिस हिंदू लैंड की मांग वहां का हिंदू समाज कर रहा है, हो सकता है हम वहां पर अपने एसेट्स को डेवलप करते, वहां उसको नर्चर करते, तो आज वो मांग बढ़कर आती और एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनकर वो आता, इंस्टेड ऑफ ये सारे सिचुएशंस में। राइट। तो और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा, वो तो निहायत ही शर्मनाक बयान है, उस पर तो मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता, कि उन्होंने एक तरीके से इक्वेट कर दिया जो आज बांग्लादेश की स्थिति है। और यहाँ पर क्या माइनॉरिटीज, बांग्लादेश में 30% माइनॉरिटी घटकर आज 7% पे आ गई है, उनको दिखाई नहीं देता ये? क्या उनको लगता है कि भारत देश की जनता इतनी अंधी है कि जो बोलेंगे वो तो देखिए, उन्होंने तो जिस तरीके से 26/11 को आरएसएस की साजिश बता दी थी, और हालिया किसी अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। तो ये तो निहायत ही मतलब बेहुदे लोग हैं, इनकी चर्चा अभी मेरे ख्याल से वाजिब नहीं है। लेकिन अभी आते हैं आज के जिस तरीके से परिप्रेक्ष्य में, आप वहां पर 71 के युद्ध के बाद उनके पूरे परिवार को 75 तक में खत्म कर दिया गया। आपने वहां पर अपने एसेट्स नहीं डेवलप कर पाए, आपके न रहते हुए वहां पर जिस तरीके से हिंदुओं को मार्जिनलाइज होते चले आए, वो चाहे बीएनपी की सरकार हो या अवामी लीग भी हो, उन दोनों ही सरकारों ने हिंदू इसमें थोड़ा कम, उसमें थोड़ा ज्यादा, लेकिन मार्जिनलाइज दोनों ही सरकारों में हुआ। हमने उसको स्ट्रांग, हम वहां पर हिंदुओं के जो कम्युनिटी उसको बचा नहीं पाए। आपको याद होगा हमें इस्कॉन टेम्पल में जो हत्याएं हुई, उस वक्त शेख हसीना सत्ता में थी, हिंदू मारे गए, मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं को जलाया गया, तब भी अत्याचार हो ही रहे थे। ऐसा तो नहीं कि अब अत्याचार बढ़े हैं, हो ही रहे थे। बिल्कुल। तो हम वहां पर हिंदू कम्युनिटी को बचा नहीं पाए, हमने बांग्लादेश को सत्ता हस्तांतरण करके छोड़ दिया अलग थलग, और आज वो एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बन गया आईएसआई और सीआईए के लिए। और ये प्रोफेसर बोल लीजिए या मोहम्मद यूनुस बोल लीजिए, उनको उसके लिए तो उन्होंने भी जो ग्रामीण बैंक बनाकर और जिस तरीके से पूरा खेल खेला, और जिस तरीके से उन्होंने हिलरी क्लिंटन को फंडिंग किया, उस ग्रामीण बैंक ने, सोचिए गरीबों के पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से अमेरिका में होता है। ठीक है अमित, ज्यादा वक्त नहीं है। अमित, एक काउंटर सवाल है मैं आपके लिए, डॉक्टर राम पांडे। डॉक्टर राम, ये कांग्रेस पर दोष तो दे रहे हैं। एक 10 सेकंड, अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए। ठीक है डॉक्टर राम, आई एम कमिंग टू यू इन 10 सेकंड्स। ठीक है अमित तिवारी। राम पांडे की अगर विचार को माने तो देखिए, एक तो पहली बात ये कि कोई भी जो देश है वो दूसरे देश को जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो देश को दिया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। अगर कोई देश, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार दे रहा है तो वो उस देश को दे रहा है, उस देश के 140 करोड़ के सामर्थ्य को दे रहा है, ना कि किसी एक व्यक्ति को दे रहा है। और दूसरी बात मैं बोलकर खत्म करूंगा कि जिस तरीके जी ने राम पांडे जी ने कहा कि तो उस हिसाब से 95 इलेक्शन हारने वाला लीडर तो खराब लीडर होना चाहिए। अगर कोई नेता 95 इलेक्शन हार चुका हो, आप कहें कि वो मेरा बहुत अच्छा लीडर, ये कैसे हो सकता है? उनके हिसाब से तो वो बहुत ही खराब लीडर होना चाहिए। आई अंडरस्टूड योर पॉइंट अमित तिवारी जी, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। ठीक है, समय ज्यादा नहीं है। डॉक्टर राम, मुझे एक बात बताइए, बीजेपी दोष दे रही है कि आपने बांग्लादेश में अपने एसेट डेवलप नहीं किए, वहां पर कन्फिग्रेशन अच्छा नहीं हुआ, और ब्ला 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 तमाम बातें अमित तिवारी जी ने कही। आप भी तो सत्ता में इतने दिन से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने वक्त से प्रधानमंत्री हैं, आपने बांग्लादेश में हिंसा रोकने के लिए क्या किया? आपके रहते भी वहां पर आईएसआई डेवलप हो रही थी, वहां पर कट्टरपंथ डेवलप हो रहा था, हिंदुओं पर अत्याचार वहां हो रहे थे, हर साल वहां पर दुर्गा पूजा और इस्कॉन टेम्पल में जिस तरह की तोड़फोड़ हो रही थी। तो मैं तो ये बात, मैं कहीं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में थे तो उन्होंने बचा लिया बांग्लादेश को और कांग्रेस नहीं बचा पाई। डॉक्टर राम, देखिए 2014 तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा था बांग्लादेश में, कोई छुटपुट घटनाएं होंगी, सरकार वहां की इन्वॉल्व नहीं थी। अब सरकार भी इन्वॉल्व है 2014 के बाद। इन्होंने कहा कि राम पांडे, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से आते हैं, मतलब आपके चैनल पर ये बोल रहे हैं कि जो 8 करोड़ जो मध्य प्रदेश की जनता है वो देशद्रोही है। मतलब पूरी मध्य प्रदेश की जनता को राम पांडे के कारण इन्होंने गाली दे दी। अभी इन्होंने क्या कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 30% थी, अब रह गई है 7%। 23% बांग्लादेशी हिंदू भारत में आ गए हैं, तो उनको शरण किसने दी? कांग्रेस ने दी ना। अब उनको ये क्या बोल रहे हैं? घुसपैठिए। अभी एक प्रदेश में 40-50 लाख इन्होंने घुसपैठिए छाटे हैं, करीब सारे प्रदेशों का मिला दिया जाए तो वो 5-7 करोड़ आता है। तो वो हमारे हिंदू भाई है ना,
ये कह रहे हैं कि हम उनको मारकर बांग्लादेश भगाएंगे। रोज उन हिंदू भाइयों को ये गालियां देते हैं। बांग्लादेश ने अत्याचार किया, शरण हमने दी हिंदुओं को, और ये हिंदुओं के नाम पर रोज उनको गाली देने का काम करते हैं। फॉरेन एक्सपर्ट जी ने अभी देखा था, और उनकी बात हो सकता है सच हो, कि जब हमारा भारत पाकिस्तान से युद्ध था तो नेपाल की सेना भारत के साथ लड़ रही थी और फॉरेन एक्सपर्ट वहीं खड़े थे। बर्मा की जो आर्मी थी, एयरफोर्स, नेवी, सब हमारे भारत के साथ थी, और ये निपुण जी फॉरेन एक्सपर्ट वहीं थे। श्रीलंका, बांग्लादेश सबकी थी। ये कह रहे हैं कि अभी बांग्लादेश को मोदी ने लेटर लिखा है, तो इसका मतलब तो हमारे बांग्लादेश से संबंध खराब नहीं है। तो फिर हम यहाँ चर्चा क्यों कर रहे हैं जब मोदी जी लेटर लिख चुके हैं और उनकी पूर्व प्रधानमंत्री को भारत में बिठाकर उनकी रक्षा कर रहे हैं? तो इसका मतलब तो हम सब यहाँ फालतू डिबेट कर रहे हैं। हमारे बांग्लादेश से बहुत अच्छे संबंध है। देखिए, संबंध, आप कहते थे ट्रंप मेरा दोस्त है, आपने ट्रंप से संबंध खराब कर लिए, अमेरिका से संबंध खराब कर लिए, 50% टैक्स अमेरिका ने हमारे ऊपर लगा दिया। हमारे रूस से हमेशा से अच्छे संबंध थे, 1971 हो या जब भी हो, आज भी रक्षा उपकरण रूस से आते हैं। आपने अमेरिका के डर के कारण रूस से जो तेल आयात होता था, आपने 50% रूस से हमने आयात करना बंद कर दिया। तो आपने डॉक्टर राम, और डिफेंस डील भी नहीं हुई, डिफेंस डील भी नहीं हुई, वो डील जिसकी बात हो रही थी, भारत ने वो डील भी नहीं की रशिया के साथ। आप देखिए, इन्होंने कहा नवाज शरीफ मेरा पक्का दोस्त है। आप देखिए, सारे प्रोटोकॉल तोड़कर ये पाकिस्तान गए। डॉक्टर राम, ज्यादा वक्त नहीं, माफी चाहता हूं, निपुण के पास जाना, उसके बाद में रणविजय सर के पास जाऊंगा। डॉक्टर राम, ज्यादा वक्त नहीं है, पॉइंट टेकन। डॉक्टर राम, ज्यादा वक्त नहीं, 3 मिनट बचा है मेरे पास। पड़ोसियों से जिनको ये दोस्त बताते थे, जिनसे पुरस्कार लिया, आप बताइए, इतने देशों ने पुरस्कार लिया, वो भारत पाकिस्तान निपुण जी के पास जा रहा हूं। निपुण, 1 मिनट आपको दे रहा हूं, उसके बाद मुझे रणविजय सर के पास जाना, ज्यादा वक्त नहीं। निपुण, जस्ट 1 मिनट टू यू, 1 मिनट आपके लिए। मैं इस बात से पूरा आपकी बात से सहमत हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आई, तब से हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई बहुत बेटर काम हिंदुओं के लिए किया। 10,000 एकड़ जमीन को लेकर समझौता 2015 में हुआ था, उसमें कोई छोटा नहीं हुआ। उसके अलावा फिर 2016 में ओशन को लेकर भी समझौता हुआ, उसमें भी लैंड का, ओशन एरिया का हुआ था। दूसरा, मैं राम पांडे जी का बुरा बिल्कुल नहीं मानता, मैं समझ गया हूँ। मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी, टपकन सिद्धांत। टपकन सिद्धांत ये कहता है कि ऊपरी रूप से नीचे की ओर जाता है। ऊपरी रूप से जिस प्रकार का हमारा दिमाग होगा, तो ऊपरी नेता का दिमाग से भी नीचे नेता होता जाता है। तो राम पांडे जी के जिस प्रकार के स्टेटमेंट थे, वो वैसे ही थे जैसे ऊपरी नेताओं के होते हैं। ठीक है रणविजय जी, ठीक है, अच्छा लगा राम पांडे जी, कांग्रेस तरक्की पे। ठीक है रणविजय सर, क्लोजिंग कमेंट सर आपके पास। मैं 3 मिनट दे रहा हूं आपको सर, आप अपनी बात रखिए। रणविजय सर। अभी जी देखिए, एक तो बहुत साफ है, जो बहस आज आपने आयोजित की, वो वहां जो बीएनपी के नेता आए, बेगम खालिदा जिया के बेटे, उनको लेकर के आपने की कि तारीख के आने से क्या होगा, क्या बदलेगा, और भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत सातिराना तरीके से चीजों को इधर उधर कर दिया, मोड़ दिया, उसको बहुत सातिर तरीके से मोड़ दिया, और पूरी बात बांग्लादेश की भारत पे लाके गिरा दी। तो इनके हिसाब से तो जो बांग्लादेश हो रहा, वो सब भारत में है। अब खैर, ये कांग्रेस सोचती है ऐसा, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता ऐसा सोचते हैं, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि गंभीर होकर के भी अगंभीर बातें कर लेते हैं। खैर, तारिक ने अपने जो वहां आए बांग्लादेश में, तो पहले भाषण में जो कहा आपने सुनाया, मैं उसको सुन रहा था। उन्होंने कहा कि बीएनपी हादी के सपनों को पूरा करेगी। हादी का सपना क्या था? ग्रेटर बांग्लादेश में कौन? बंगाल, बिहार का कुछ हिस्सा, उड़ीसा का कुछ हिस्सा, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से, और जिसको आप चिकन नेक कहते हैं उसको। तो संबंध क्या होंगे भारत के आने वाले दिनों में बांग्लादेश के साथ? बांग्लादेश में सत्ता कैसी चलेगी? यह बेगम खालिदा जिया, जो कांग्रेस जिस समय भारत में 2014 के पहले शासन कर रही थी, तो वहां बेगम खालिदा जिया की भी सरकार थी 2014 के पहले, राइट। तो कांग्रेस उससे मुकर नहीं सकती। और वहां जमाती किस कदर उत्पात मचा रहे थे, हिंदुओं की हत्याएं किस कदर हो रही थी, उससे यह
मुंह चुरा सकते हैं, सत्य को नकार नहीं सकते। तो बांग्लादेश में क्या होने वाला है यह अपने पहले ही भाषण में तारिक ने बिल्कुल साफ कह दिया कि क्या होगा। अब फिर यह सवाल जरूर उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत में ही कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने पूर्व में चिकन नेक को लेकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो बांग्लादेश में भी कुछ चिकन नेक है। भारत को भी अपनी गोटे बिछाने की जरूरत है, और ऐसा नहीं कि सरकार कर नहीं रही होगी। सभी जो भी सरकारें होती अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए करती हैं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार भी वह काम जरूर कर रही होगी और पूरी शिद्दत के साथ कर रही होगी। हमसे ज्यादा वहां विदेशी मामलों के जानकार बैठे हुए हैं सरकार में, सरकार को राय देने के लिए, तो वो कर रहे होंगे। लेकिन कांग्रेस को तो लगता है कि हमारी डिप्लोमेटिक जो नीतियां वो कमजोर हैं, ढीली ढाली हैं, और इसीलिए हमारे रिश्ते बाकी मुल्कों से खराब हो रहे हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राम पांडे, वेरी सॉरी वक्त नहीं तो मैं आपके पास आता। अमित तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रणविजय सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निपुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका सीधा सीधा असर भारत पर पड़ेगा। हमारे रिश्ते, हमारे ताल्लुकात उनके साथ हैं, लेकिन वक्त रहते अगर डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए चीजें ठीक हो जाती हैं तो बेहतर होगा। वक्त ब्रेक का, प्रश्नकाल में दोबारा मिलेंगे एक नई बहस के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।